नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। वादों पर तकरार, दावों पर रार, सत्ता हो या विपक्ष, दोनों का मूड अब की बार आर पार को तैयार। सड़क से संसद तक, संसद से जनसभाओं तक, जनसभाओं से जन जन तक सत्ता और विपक्ष के बीच घमासान मचा है। सरकार के खिलाफ अविश्वास की लड़ाई का ऐलान हो चुका है तो दोनों पक्ष अपने अपने दम को तौल रहे हैं। चेहरों से चुनौतियों तक, काम से लेकर नाम तक एक प्रचंड ललकार सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। आजकल इन भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम भी बदल दिया है। Means that he has no interest, he has no faith in democracy. I appeal to the honorable leader of the question. Take your seat and send हमारे प्रधानमंत्री को 2024 में कैसे वापस आएंगे इसकी चिंता सता रही है। सत्ता की इतनी भूख होना अच्छी बात नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव क्या? हमें पता है नंबर हमारे साथ नहीं है, लेकिन मॉरल मेजॉरिटी हमारे साथ है। सारा सदन आपने दिया नो कॉन्फिडेंस तो उसको स्वीकार कर लिया। अब हम क्या करें? संसद को बंद कर दें। काम चलेगा और चलना चाहिए। हमारी मांग वही की वही है कि प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा राज्यसभा में भी, और हम कोई शॉर्ट डिस्कशन नहीं, हम 267 में डिस्कशन चाहते हैं। और ये मसला पूछ के हाथ देने वाले लोग हैं, मुंह छुपाने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? श्रेष्ठ परंपराएं रही है। बारिश की फुहारें गर्मी कम करती हैं, लेकिन सत्र अगर सियासी हो, मॉनसून में भी शोले बरसाए जा सकते हैं। 2024 के चुनावी अग्निपथ पर पार्टियों ने पैर रख दिए हैं। गठबंधनों की गांठें मजबूत हो चुकी हैं। अब बारी दम को परख कर घम ठोकने की है। नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। मेरा बाइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आपने मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है, और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा सारा डेमोक्रेसी नहीं है। भारत के इतिहास में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है जब देश के किसी कोने में आग लगी हुई है तो वो देश के राजधानी में अपने ही भाषण में मग्न हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है देश को आगे बढ़ाने की, वो इतनी आगे की सोचते हैं कि जैसे अभी 2047 तक का विकसित भारत बनाने का सपना सोचा है, क्या वो रोकना चाहते हैं क्या काले कपड़े पहन करके? जंग छिड़ी है इंडिया और क्विट इंडिया के बीच। जंग छिड़ी है नीति और नियत के बीच। जंग छिड़ी है काम और नाम के बीच। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। अब इंडिया बनने के बाद अगर सही दिशा मिली है तो इंडिया बनने के बाद और घबराहट में आप जो बयान दे रहे हैं वो आपकी मानसिक स्थिति दर्शाता है। हमने झुकना नहीं सीखा। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं उसके खिलाफ 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कांग्रेस में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दिया गया। जंग के मोर्चों में एक मोर्चा खुला है संसद के अंदर, जहां सरकार को अविश्वास प्रस्ताव की चुनौती मिली है। बुद्धिहीन, दिशाहीन विपक्ष है। पता है कि उन्होंने जब उसको प्रस्ताव दिया 10 दिन लगता है उस प्रक्रिया को।
10 days दे हैव टू वेट, उसमें सारे दल के नेताओं से बैठ के बात होगी, विचार में विमर्श होगा, और डेफिनेटली वो तो आप उन लोगों ने ले आया है अपनी फजीयत कराने के लिए, तो उनकी फजीयत भी होगी, वो भी पूरा देश देखेगा। हम पहली बार भारत की संसद में देख रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद भी सरकार ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकृति देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया, और लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कि विधेयक लाए जा रहे हैं, उन्हें पारित किए जा रहे हैं, विधेयक लाए जा रहे हैं, उन्हें पारित किए जा रहे हैं, उनके पास आंकड़े हैं तो वो लाए जा रहे हैं और पारित किए जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस का, प्रोसीजर का, रूल्स का सख्त वायलेशन है। दूसरा मोर्चा खुला है संसद के बाहर, जहां प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के तूफानी वार के बीच एनडीए के जहाज को खेने में जुटे हैं। अरे भाई, आप सब लेके आइए ना, चर्चा तो कराइए ना, चर्चा से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। 24 का जो चुनाव बहुत नजदीक आ गया, इसकी तैयारी हो रही है। भाजपा एक तरफ और इंडिया, जो इंडिया बना है, इंडिया वर्सेस भाजपा। तीसरा मोर्चा है जनता के बीच संवेदनाओं का। मणिपुर से बंगाल, बंगाल से बिहार, बिहार से राजस्थान, नेताओं के बीच एनडीए और इंडिया के बैनर तले युद्ध के उद्घोष सुनाई दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर अपनी बात नहीं रख रहे हैं, और मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर आखिर वो क्यों नहीं आकर बात रख रहे हैं, यही बहुत हैरानी करने वाली बात है। हम चाहते हैं नॉर्मलसी एंड पीस रेस्टोर हो जाए, और प्रधानमंत्री इधर एक शब्द भी नहीं बोलते, सदन में भी नहीं आते, हम लोगों को इसका मणिपुर के ऊपर डिस्कशन भी नहीं अलाउ करते, तो ये हमारी शर्म की बात है। चाहे रेल के टुकड़े का उद्घाटन हो, ब्रिज का उद्घाटन हो, सड़क हाईवे का उद्घाटन हो, कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हो, एक चेहरा पूरे देश पे छाया रहता है, लेकिन वही चेहरा जब सदन की कार्रवाई चल रही है, जिनकी जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री, वो मौन है। लोकसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता पक्ष के एनडीए के सामने आधी भी शक्ति नहीं रखता, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी मिल चुकी है। दोनों तरफ से हुंकार है, देख लेंगे। You know, Mr. Modi, we've got you just where we wanted you to be. We wanted you to react. We wanted you to be negative. And you're doing just that. And we'll carry on spreading the word. India, जीतेगा भारत। ब्रांड मोदी की ललकार है, विपक्षी ब्रांड इंडिया पर नाम बदलने से क्या बदल जाएगा? एक तरफ मोदी हैं, एक तरफ इंडिया है, और अगर ये जो नए इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं, इसमें ये नाम से कुछ फर्क पड़ने वाला है कि नहीं। सो वन इज ब्रांड मोदी। ब्रांड मोदी को काफी दिन से हम ताकतवर हो रहा है। दूसरी तरफ है सब इकट्ठा हो गया एज ब्रांड इंडिया। नाम बदलने से इट्स अ गुड आइडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस मोदी, बट द प्रॉब्लम है दैट इंडिया में है कौन सा, पुराने पापी तो बड़े हैं, और एक तो पुराने पापी हैं, और दूसरी बात है कि इनमें से ये कोई चुना गया नहीं है कि मोदी के खिलाफ कौन खड़ा होगा एज अ पर्सनालिटी, इनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा। वार प्रतिवार, आरोप प्रत्यारोप के बीच जो असल लड़ाई है वो है नैरेटिव सेट करने की भी। विपक्ष ने हर चाल ये सोचकर चली है कि 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस इंडिया हो जाए, लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह विपक्षी गठबंधन इंडिया को घेरना शुरू किया है, उससे लगता है ये बस लड़ाई की शुरुआत है। मॉनसून सत्र शुरू होते ही विपक्षी गठबंधन इंडिया मणिपुर हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष के खिलाफ आक्रामक था। मणिपुर के हालात पर संसद में लगातार चर्चा की मांग हो रही है। आरोपों और सफाइयों का दौर चल रहा है। सरकार चर्चा के लिए तैयार भी हो गई है, पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की मांग अविश्वास प्रस्ताव पर आ गई। अविश्वास प्रस्ताव से आखिर किसको क्या हासिल होगा? क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते?
क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर, क्यों हमको समझाते नहीं है? नहीं, वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए। बाहर तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अरे मणिपुर के बारे में बात करो ना। ईस्ट इंडिया कंपनी तो और बात है। सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को, मैंने आज पत्र लिखा है, मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए। सरकार की तरफ से गृह मंत्री मणिपुर पर जवाब के लिए तैयार। विपक्षी गठबंधन को प्रधानमंत्री का बयान चाहिए। इसी पर रस्साकशी चल रही थी। इसी बीच विपक्ष ने अपनी रणनीति बदल दी। अब विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर संसद में जवाब चाहता है और तैयारी है एक तीर से निशाने अनेक साधने की। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष मणिपुर हिंसा सहित अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगेगा। प्रधानमंत्री बोले तो नैतिक जीत कि बोलने पर मजबूर किया, नहीं बोले तो रणनीतिक जीत और उन आरोपों में तेजी जो लगातार विपक्ष पीएम पर चुप्पी को लेकर लगाता आ रहा है। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। राजनीति पूरी यही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक मणिपुर के विषय पे कुछ बोला नहीं, सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं रखा और विपक्ष को लगता है कि यही एक जरिया है जिसके थ्रू आप प्रधानमंत्री मोदी को फोर्स कर सकते हैं कि आप मणिपुर पर अपनी रणनीति स्पष्ट करें, मणिपुर पर अपनी बात कहें। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही है, सरकार को थोड़ी कॉर्नर करने की, घेरने की कोशिश की जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मणिपुर हिंसा के अलावा महंगाई, पहलवानों का प्रदर्शन, बेरोजगारी, राहुल की सदस्यता जैसे मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाना और उसे 2024 के चुनावों का आधार बनाना। मोदी सरकार से पहले पूर्वोत्तर के राज्यों पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत रहती थी। मोदी सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी के कारण हाईवे, रेलवे, एयरवेज जैसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सरकार का आरोप रहता है कि पिछली सरकारों में पूर्वोत्तर की अनदेखी हुई। प्रधानमंत्री मोदी 50 से ज्यादा बार दौरा करके पूर्वोत्तर में अपनी स्थिति मजबूत कर चुके हैं। मणिपुर हिंसा के मामले में पीएम पर चुप्पी का आरोप लगाकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान और अधिक आक्रामकता रहेगी ताकि पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को घेर सके। मंत्री जी सदन में आके ये क्या बच्चों जैसी जीत पाल रखा है प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? देश का एक हिस्सा जल रहा है, बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, स्कूल जलाए जा रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में लोग रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आके जवाब नहीं देंगे? ऐसा माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर 7 या 8 अगस्त को चर्चा हो सकती है और प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान सदन में होंगे, यानी कुछ दिन अभी हैं शेष और इस बीच एनडीए के पास भी मौका है अविश्वास प्रस्ताव के दौरान खुद को मजबूत दिखाने का। आप सब जानते हैं आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। जब राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो सदन में चर्चा करें, तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चर्चा के दौरान। विपक्षी गठबंधन के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए सरकार को समर्थन दिया है। वाईएसआर कांग्रेस अभी तक न्यूट्रल थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर वो एनडीए के पक्ष में है। वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 9 सांसद। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू होने तक तस्वीर और भी बदल सकती है। मणिपुर पर जवाब देते समय सत्ता पक्ष राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल में हुई बर्बरताओं को जोर शोर से उठा सकता है, विपक्ष के कई नेता को घेरने का प्रयास कर सकता है।
दूसरी बात, भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सरकार के पास संसद में मौका होगा विपक्षी दलों को घेरने का। अभी संसद नहीं चल पा रही तो इन मुद्दों पर भी चर्चा नहीं हो पा रही। देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि इनका जो कारनामे हैं वो कारनामे सामने आए। छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा हो, राजस्थान की बहन बेटियों पर चर्चा हो, मणिपुर पे भी चर्चा हो और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब जवाब देंगे तब उनके तथ्य और तर्क भी जनता के बीच एक संदेश छोड़ सकते हैं और इसमें विपक्ष को अपनी भूमिका मजबूत बनाए रखने की चुनौती रहेगी। विपक्ष के तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन पीएम मोदी का जवाब भी अभी बाकी है। मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? इट्स अ शेम। चर्चा वो कराना नहीं चाहते। अगर विपक्ष तैयार होता तो इस पे गहन चर्चा हो गई होती, इस पे किसी न किसी निष्कर्ष पे हम लोग अभी तक पहुंच गए होते। बट सिर्फ इनकी जिद की वजह से, विपक्षी दलों की जिद की, और मेरी ये जिद समझ के परे भाई, जब आपका लक्ष्य वही है, सरकार वही चाहती है, जब हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं तो क्यों नहीं चर्चा करके आप पहुंच। हाँ, उसके बाद जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप हंगामा कीजिए ना। कांग्रेस ने जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था उसके बाद गठबंधन इंडिया में नाराजगी की कुछ खबरें आई थी कि सबकी सहमति नहीं ली गई। हालांकि वो मामला बताया जाता है कि सुलझ गया, लेकिन गठबंधन की गांठों में कब कितना प्रेशर पड़ जाए ये भी एक बड़ा सवाल है। सारी जोर आजमाइश 2024 से पहले नीति नियत नैरेटिव के लिए। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन के बाद अपनी ताकत दिखाने का ये पहला राष्ट्रव्यापी अवसर है। लेकिन इस सब के बीच ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि मौजूदा समय में संसद में किसका कितना है दम। मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। सर 10 दिन समय है सर, आप जब भी डिसाइड करेंगे। संसद में संख्या बल मायने रखता है और जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो ये और जरूरी हो जाता है कि किसकी ताकत कितनी है। भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले 301 सांसद लोकसभा में हैं। एनडीए की कुल संख्या में अगर अजीत पवार के समर्थन वाले 3 और शिवसेना शिंदे के 13 सांसदों को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 332 हो जाता है, जो कि विपक्ष के अविश्वास की चुनौती से कहीं अधिक है। कांग्रेस भी अच्छे से जानती है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना स्पष्ट बहुमत है और गठबंधन मिला के तो बहुमत से भी अधिक है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नोटिस उन्होंने इसलिए दिया कि जनता उनको नोटिस मिले, क्योंकि जनता ने उनको नोटिस लेना बंद कर दिया है। विपक्ष के पास न तो लोकसभा में संख्या है न राज्यसभा में संख्या है, तो मोदी सरकार को गिराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। विपक्ष की संयुक्त ताकत इंडिया को अगर लोकसभा में देखा जाए तो कांग्रेस के 50 सांसदों सहित गठबंधन इंडिया के पास 138 से 140 की संख्या है, यानी सत्ता पक्ष की आधी से भी कम। हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। लोकसभा में एनडीए और इंडिया के आंकड़ों से स्पष्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को कोई भी खतरा नहीं। राज्यसभा के सांसद इसकी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में 2018 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो भारी अंतर से गिर गया था। पहले कार्यकाल के खत्म होने से पहले संसद के अपने अंतिम भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भविष्यवाणी भी कर दी थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है। 400 से 40 हो गए। कुछ दिन शेष बचे हैं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में। तब तक संसद के अंदर और बाहर संग्राम लगता है चलता ही रहेगा। शक्ति का प्रदर्शन नारों और प्रतिकारों के माध्यम से गूंजता रहेगा। सरकार और विपक्ष के बीच अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी है कि अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी के बाद भी वो भर नहीं पा रही।
संसद में लगातार हो हल्ला है, हंगामा है। मणिपुर हिंसा एक मुद्दा है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कई और मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा? मणिपुर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा? क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। जो हिंसा है उसके ऊपर पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा अगर कहीं नहीं हो रही है तो हमारे हिंदुस्तान के पास है तो विपक्ष प्रधानमंत्री नहीं। और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। थैंक यू मंत्री जी। बाहर से एक तस्वीर दिखती है कि मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संसद में हंगामा है, लेकिन अंदर की तस्वीर ये है कि हंगामों के अंदर हंगामे हैं और हर हंगामे में अपने अपने पक्ष को लेकर लकीर खींची। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का पूरे सत्र के लिए निलंबन हुआ है। दिल्ली अध्यादेश को लेकर घमासान है, माइक बंद होने को लेकर शिकायतें हैं, विपक्षी हंगामे के बीच पास होते बिल हैं। विपक्ष की हंगामेदार मांगों के बीच लोकसभा में सिनेमाटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023, जैव विविधता संशोधन विधेयक, जन विश्वास बिल 2023, खान और खनिज संशोधन बिल 2023 पास हो चुके हैं। अब ये भी एक मुद्दा है सरकार को घेरने का और विपक्षी गठबंधन की ताकत दिखाने का। जब तक लोकसभा में अविश्वास मत जिसको स्वीकृति मिल गई है उस पर फैसला नहीं होता, मतदान नहीं होता, तब तक और कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस विधेयक लाकर चर्चा और मतदान कराना गलत माना जाता है, नियमों के विरुद्ध माना जाता है। सरकार भी विपक्ष के आरोपों को लेकर गंभीर है और लगातार क्रिया की प्रतिक्रिया दिख रही है। चोला बदलने से आपके कर्म नहीं बदल जाते, और जो कर्म और काम आपके पहले रहे हैं वो देश जानता है। यूपीए को आप i.n.d.i.a का चोला पहना भी लेंगे तो लोग वही कहेंगे कि ये वही लोग हैं जो कभी कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। अविश्वास प्रस्ताव वैसे भी सरकार के खिलाफ विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत होती है। नेहरू से लेकर मोदी तक विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकारों को चुनौती दी है। मौजूदा समय में भले सरकार न गिरे, लेकिन कई बार सरकारें गिरी भी हैं और इतिहास बने। आजादी के बाद से अब तक लोकसभा में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव पंडित नेहरू के खिलाफ लाया गया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उन्हें 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ 3 बार, मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ 2 बार, नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ 3 बार, 1 बार राजीव गांधी सरकार, 1 बार अटल बिहारी वाजपेयी और 1 बार 2018 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। दरअसल जब से विपक्षी गठबंधन ब्रांड नेम इंडिया के साथ एकजुट हुआ है, तब से 2024 की बिसात बिछने के साथ चालें भी चली जाने लगी हैं। अपने अपने खेमे की ताकत का आकलन भी हो रहा है। कल इंडिया के नाम को वो आगे कर रहे थे, स्किल इंडिया, न जाने कितनी इंडिया, और आज जब इंडिया से घबरा रहे हैं, सोचिए आप। इसका मतलब घबराहट जो है वो साफ है कि जनता इनके खिलाफ है। विपक्षी एकता से इतनी परेशानी क्यों है कि दिन भर विपक्षी एकता का जो नाम इंडिया रखा गया उसको गालियां देना, बार बार कहना कि ये जो है नाम वही है लेकिन वही लोग हैं, वही लोग हैं। तो ये तो वही लोग इतिहास है जिन्होंने 10 साल बेस्ट मनमोहन सिंह की सरकार चलाई थी। इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो भी तो इंडियन है।
चेहरे पे चेहरे चढ़ाते हैं लोग। अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरना संभव तो नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी जरूर निकलेंगी जो दूर तलक जाएंगी और 2024 के पड़ाव में काम भी आएंगी। विपक्ष ब्रांड इंडिया के बैनर तले ब्रांड मोदी को मात देने की तैयारियों में जुटा है, लेकिन सबसे ज्यादा संग्राम तो विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर ही छिड़ गया है। विपक्ष नए नाम और नई ऊर्जा के साथ 2024 के रण में उतरना चाहता है, पर सत्ता पक्ष गठबंधन के नाम पर जमकर हमलावर है। क्या नाम बदलने से किस्मत भी बदलेगी? कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सिमी पे बैन किया गया और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, पीएफआई। सिमी बन गया पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। जैसे ही आप जनता के सामने जाते हो, लोगों को 2G घोटाला याद आता है। जैसे ही आप जनता के सामने जाते हो, कॉमनवेल्थ घोटाला याद आता है। जब भी आप जनता के सामने जाते हो, कोयला घोटाला जनता को याद आता है। जब भी आप जनता के सामने जाते हो, आज भी चॉपर स्कैम याद आता है। देश का एक हिस्सा जल रहा है, बॉर्डर स्टेट। सत्ता पक्ष का आरोप है नाम बदलने से क्या होगा। विपक्ष पूछ रहा है अगर कुछ नहीं है नाम में तो क्यों मचा है कोहराम। खुद जब वो एनडीए में है तो इंडिया से क्यों घबरा रहे हैं? वैसे घबराना चाहिए इंडिया से। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया से घबराना चाहिए। ऑपोजिशन जो है वो तो इंडियन सिटीजन है, जो इंडिया अलायंस में है वो इंडियन सिटीजन है। तो इंडियन सिटीजन के खिलाफ, इंडिया में जो रहते हैं उसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी जो बयान देते जा रहे हैं, वो क्या देशप्रेम है? वो देश विरोधिता नहीं है क्या? सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से काम भी बदलता है? नाम बदलने से पहचान भी बदलती है? और क्या नाम बदलने से जनता का मन भी बदल जाता है? 2024 के संग्राम में एक तरफ एनडीए का 2014 से लगातार आजमाया हुआ ब्रांड मोदी है, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन का ताजा तरीन ब्रांड इंडिया। सवाल यह है कि क्या ब्रांड नेम बदल जाने से जनता पर फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ता है तो कितना? ह्यूमन बीइंग जो एक साधारण मानव है वो कंज्यूमर है ब्रांड्स और कॉरपोरेट्स के लिए, सिटीजन है, नागरिक है सरकार के लिए, देश के लिए, और वही आदमी और वही व्यक्ति वोटर है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो सारा का सारा खेल जो है वो काम का ही है, आपके कारनामे ही काम करते हैं, नाम कोई काम नहीं आता। और अब तो जमाना ये आ चुका है कि आप जितने भी डायनेस्ट उठा लीजिए, राजनीति की बात करें तो उसमें करीब करीब 90% अब लगातार हारते आ रहे हैं। इसका मतलब नाम काम करना बंद कर दिया। जहां तक राजनीति की बात है उसमें कई बार नए मोर्चे बने, गठबंधनों के संगठन बने, नए नए नाम भी रखे गए, लेकिन चेहरे की लड़ाई का महत्व फिर भी बना रहा।
अब जबकि विपक्षी गठबंधन का कोई एक चेहरा नहीं बल्कि एक ब्रांड नेम ही है, तो क्या विपक्षी गठबंधन के नाम बदलने से ये सवाल छोटे पड़ जाएंगे कि गठबंधन का नेता कौन है, गठबंधन की नीतियां क्या है, गठबंधन की नीयत में क्या क्या शामिल है, या फिर नए नाम के साथ राजनीति की बिल्कुल नई शुरुआत हो जाती है और क्या किस्मत भी बदल जाती है। इस गठबंधन को एक नाम देना था, इसकी एक आइडेंटिटी देने का सवाल था। एनडीए से परहेज, यूपीए से परहेज था लोगों को, क्योंकि यूपीए कहते ही ऐसा लगता था कि ये सारा नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में चला जाएगा। अब इसमें कुछ नई पार्टियां थी। याद कीजिए, यूपीए में तो तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं थी, यूपीए में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं थी। तो जब समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई ऐसी पार्टियां शामिल हुई हैं इस गठबंधन में, तो एक नए नाम की तो जरूरत थी। इसी के लिए एक नए नाम की तलाश की गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए नाम से आप चुनाव जीत जाएंगे या हार जाएंगे। नाम की लड़ाई को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच जोरदार जुबानी जंग चल रही है। एनडीए से पहले यूपीए ने 2 कार्यकाल बिताए थे। चुनावी रैलियों और सभाओं में तब लड़ाई यूपीए वर्सेस एनडीए की होती थी, तो आरोप के मुद्दे आसान होते थे। अब लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया है, यानी एक तो नया नाम और दूसरा आरोप लगाते समय इंडिया नाम पर भी सावधानी। नाम के पीछे विपक्ष की रणनीति स्पष्ट है और उसे उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन के नाम की वजह से आरोप लगाने में अधिक सतर्क रहेगा। विपक्ष ने सिर्फ गठबंधन का नाम नहीं बदला, बल्कि इंडिया बैनर तले एकजुटता की तस्वीर भी दिखाना शुरू कर दिया है। संसद में चर्चा न कराए जाने को लेकर सामूहिक रूप से विरोध, और फिर मणिपुर में गठबंधन के सांसदों को एक साथ भेजकर यह संदेश देना कि हम एक हैं, यानी सत्ता और विपक्ष के बीच तुम डाल डाल हम पात पात वाला मुकाबला चल रहा है। प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार पहले तो जिम्मेदारी ले, उनको ये बताना चाहते हैं मणिपुर के लोगों को, मणिपुर के आवाम को, जनता को, कि हम आपके साथ हैं। अगर किसी थाने में भी कोई घटना, बड़ी घटना घटती है, तो उसके थानेदार से सिर्फ बात नहीं की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा जाता है कि आप बताइए ऐसा क्यों हुआ, वही जिम्मेदार होते हैं। तो इस देश के मुखिया से भी हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो आए, अपनी बात रखें। केंद्र सरकार पर मणिपुर की अनदेखी के आरोपों को लेकर गठबंधन इंडिया के 16 दलों के 21 सांसद मणिपुर पहुंचे। पीड़ित लोगों के जख्मों पर मरहम की कोशिशें हुई, लेकिन संवेदनाओं पर भी एनडीए और गठबंधन इंडिया का टैग है। तो जिम्मेवारी की बात करें, जिम्मेवारी ठीक किया जाए। केंद्र आज इंडिया अलायंस आई है, प्रधानमंत्री मणिपुर में गायब क्यों? रक्षा मंत्री मणिपुर में गायब क्यों? विदेश मंत्री मणिपुर में गायब क्यों? महिला और बाल विकास मंत्री मणिपुर में गायब क्यों? पूरा प्रधानमंत्री क्या सिर्फ सरकारी उद्घाटन और राजनीतिक सभा में भाषण देने के लिए क्या उनको वोट मिला है? मणिपुर की हिंसा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। विपक्ष मणिपुर में हितों की बात कर रहा है और प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा है। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष सदन में चर्चा होने ही नहीं दे रहा। केंद्र की ओर से पेश रिपोर्ट के अनुसार 3 मई से हालात बिगड़े और 5 मई तक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो चुकी थी। अर्धसैनिक बलों की 124 और असम राइफल्स की 184 कंपनियां तैनात हो चुकी थीं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी शुरू की जा चुकी थी। प्रदेश में आवश्यक चीजों की सप्लाई सुनिश्चित की गई। 29 मई को गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर गए। गृह मंत्री ने करीब 15 बैठकें की, इंटर एजेंसी एकीकृत कमांड शुरू कराया और न्यायिक जांच आयोग के अलावा सीबीआई से 6 मुकदमों की जांच शुरू कराई। पीड़ितों को राहत के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों की टीमें तैनात की गईं। स्कूल और अदालतों में ऑनलाइन सेवा की व्यवस्था की गई। चूड़ाचांदपुर, कांगपोकपी, मोरे जैसे इलाकों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए वहां पर जा रहे हैं। रील करवानी है, थोड़ी फोटो करवानी है, खिंचवानी है, पूछेंगे अगल बगल से क्या बोलना है। तो ये जिम्मेदारी नहीं समझते, लेकिन हम पूरी तरह से जिम्मेदारी समझते हैं। केंद्र सरकार की ओर से ये भी बताया गया कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 25 मई से 17 जून तक
लगातार मणिपुर में रहे। पुलिस ने कुल 6065 मुकदमे दर्ज किए, 252 गिरफ्तारियां की और 12740 लोगों को निगरानी में रखा। सीएम पर सवाल सबका है, मैती समुदाय का भी है, कुकी का भी है, नागा का भी है। ये पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर साहब शायद अपने बंगले के बाहर के चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो निर्णय यूनियन गवर्नमेंट को लेना है। आप लिमिटेड पीरियड के लिए करिए, लेकिन लोग चाह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड जस्टिस, जो इनके रहते नहीं हो सकते। विपक्ष को अधिकार है कहीं भी जाने का, लेकिन संसद का सत्र चल रहा है, सरकार बहस के लिए तैयार है, तो ये क्यों भाग रहे हैं? 2024 के चुनावी रण में जाने से पहले मणिपुर एक अहम मुद्दा है। गठबंधन इंडिया मणिपुर मुद्दे पर एनडीए से बढ़त लेकर आगे की लड़ाई तेज करना चाहती है, जबकि एनडीए के सामने मणिपुर में शांति बहाली सबसे बड़ी चुनौती है। एनडीए और इंडिया की लड़ाई में नाम के मायने हैं तो रणनीति भी बेहद महत्वपूर्ण है। इंडिया नाम के साथ विपक्ष गठबंधन की एकजुटता की ओर बढ़ा तो बीजेपी ने 2024 के लिए अपनी जिस टीम को तैयार किया है वो विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए कम चुनौती नहीं। 2024 की चुनावी बिसात पर मुकाबला जोरदार है। विपक्षी गठबंधन ने अलग अलग राज्यों की अलग अलग पार्टियों के नेताओं को एक साथ लाकर देश को ये संदेश देने की कोशिश की कि अनेकता में एकता के साथ हम ही है टीम इंडिया। जवाब में बीजेपी ने अपनी 2024 की चुनावी रणनीतिक टीम तैयार करके ऐलान कर दिया कि हम भी हैं जोश में। बीजेपी ने अपनी नई टीम में वसुंधरा राजे, रमन सिंह, सरोज पांडे सहित 13 उपाध्यक्ष और 8 नेताओं को महामंत्री बनाया है। टीम के सदस्यों को 2024 के आम चुनाव और उनसे पहले राज्यों के विधानसभा चुनावों के हिसाब से चुना गया है, यानी शक्ति का संतुलन भी और विपक्षी गठबंधन इंडिया की काट। विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी पर धार्मिक तौर पर भेदभाव के आरोप लगाता है। नई टीम में इसका जवाब देने की कोशिश की गई है 2 मुस्लिम नेताओं को बेहद अहम जिम्मेदारी देकर। इस टीम में यूपी से विधान परिषद सदस्य और पार्टी के मुस्लिम चेहरे तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। तारिक मंसूर पसमानदा बिरादरी से आते हैं, लिहाजा इसे बीजेपी की पसमानदा पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ केरल के अब्दुल्ला कुट्टी को भी पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। तो मोदी की हैट्रिक के साथ विपक्ष क्लीन बोल्ड हो जाएगा। जैसा 14 में हुआ, 19 में हुआ, 24 में एक बार फिर 300 पार तो करेंगे ही। बीजेपी की कोशिश है कि राज्यवार स्थानीय नेताओं का कद बढ़ाकर उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाए और विपक्षी एकता की चुनौती को मजबूती से जवाब दिया जाए। सब मिलके भारत बना रहे हैं और देखो कैसे लोग हैं इंडिया से घबरा रहे हैं। अरे जो लोग इंडिया से घबरा रहे हैं वो देश को क्या आगे बढ़ाएंगे? वो अपने लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। गठबंधन इंडिया के सामने एक मुश्किल अभी तक है, जितने दल उतने दावे और उतनी ही चुनौतियां। हालांकि अगली मीटिंग गठबंधन की महाराष्ट्र में होनी है, जिसमें सीट और नेता पर बात हो सकती है, यानी इंडिया और एनडीए दोनों तरफ तैयारियां भरपूर हो रही हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।